जय और विजय जी, जय और वीरू दोनों। हाँ हाँ, सोना की जय और वीरू भी बन जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी। उपचुनाव के मैदान में दमोह के जय और बीरू की जोड़ी भी उतर गई है। जय मतलब जयंत मलैया और बीरू यानी गोपाल भार्गव। ये जोड़ी ही नहीं, जूनियर जय भी बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। आने वाले दिनों में जूनियर बीरू भी पार्टी का प्रचार करते दिखें तो ताज्जुब की बात नहीं होना चाहिए। बीजेपी की बिसात पर दूसरी तस्वीर है एक वायरल वीडियो, जिसकी शिकायत करने बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन लोगों को पैसे बांट रहे हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। जिस तरह से दमोह में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नोट बांटते हुए का फोटो और वीडियो जारी हुआ है, निश्चित रूप से ये भ्रष्ट कदाचरण में आता है और इसके कारण भारत के निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता है, उसके अंतर्गत इनको निर्वाचन से अलग पृथक किया जा सकता है। इसकी हमने मांग की है। कांग्रेस अपने पुराने उसी हथकंडे पर किसी भी तरीके से नोट बांट करके वोट हथियाने का काम करना चाहती है। ये हमने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की। उम्मीदवारी निरस्त की जाए। उम्मीदवारी निरस्त हो ही जाती है। इसमें ये अगर प्रमाण है तो निश्चित रूप से उम्मीदवारी निरस्त होने का कारण ही बन गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस ने कमलनाथ की रैली में लोगों को पैसे देकर बुलाया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने वायरल वीडियो को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा वे कार्यकर्ताओं में चुनाव प्रचार का बिल्ला बांट रहे थे, जिसे बीजेपी नोट बांटना साबित करना चाहती है। अभी 2 दिन पूर्व आदरणीय कमलनाथ जी आए थे, उस समय भी पैसे बांटे और पैसे बांटकर लोगों को बुलाया, और अभी भी आदरणीय टंडन जी पैसे बांट रहे हैं। तो ये तो पैसा पूरा इनके पास लंबे समय का रखा हुआ है और पैसे के माध्यम से ही ये पूरी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। क्या हमको इतनी समझ नहीं है? हमारे पास है कहाँ पैसा? अब बिल्ला भी नहीं बांटने दोगे और चुनाव आयोग में रही शिकायत की बात, चुनाव आयोग इसकी जांच कर ले, उसको देखे ना। अगर ये शो हो जाए कि ये पैसा है तो जो सजा होती हो हमको दे दे, हम सजा सुनने को तैयार हैं। वायरल वीडियो को लेकर किसके दावों में कितना दम है, ये चुनाव आयोग की जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन जय और बीरू को अपने प्रत्याशी के प्रचार में उतारकर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और विरोधियों को बड़ा मैसेज तो दे ही दिया है। जैसा कि उपचुनाव के ऐलान के बाद अटकलें लग रही थी कि मलैया परिवार निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में आ सकता है, लेकिन लगता है बीजेपी ने ऑल इज वेल का मैसेज देकर समीकरण साधने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दमोह में दांवपेच। जैसे जैसे दमोह का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म हो रहा है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे मालूम है कि एक ही सीट का चुनाव है और पूरी ताकत झोंकना है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास उम्मीद ये है कि वो ये मानती है कि ये एक अलग मौका है। अलग मौका इसलिए है कि ये जो विधायक हैं यहाँ के राहुल सिंह लोधी, इन्होंने उस लहर में इस्तीफ़ा नहीं दिया है जो सिंधिया जी के पक्ष में चली थी करीब करीब 1 साल पहले मार्च में, और उस लहर पर सवार होकर लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा नहीं दिया और बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर उम्मीद करती है कि जनता के मन में दमोह की एक नाराज़गी का भाव है, ऐसा उसका दावा है, और उस नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर वो इस चुनाव को जीतकर अपनी वापसी भी कर सकती है और 2023 के लिए कोई बेहतर संकेत भी दे सकती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो अनुमान और विश्लेषण के दायरे में हैं। जिस तरह से दांव प्रतिदांव चले जा रहे हैं, हम बात करेंगे उस पर। टंडन साहब कह रहे हैं बिल्ला बांटा है, और बीजेपी का आरोप है निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया मामला कि साहब इनकी उम्मीदवारी निरस्त करिए, ये तो पैसे बांट रहे थे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अवनीश सिंह बुद्देला, बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और ग्वालियर से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। रजनीश जी, पहले एक टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है, हमलावर हो रही है, ये बीजेपी की रणनीति का भी हिस्सा है। दमोह के रण में अब दांव पेच चले जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? चुनाव तो अभी जोर पकड़ेगा, उसके लिए और तेज होगा चुनाव प्रचार, लेकिन अभी काफ़ी दोनों पार्टियों के बीच में एक तीखा आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर शुरू हो गया। देखिए, अजय टंडन जी 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था
और उनके अधिकृत जो हैंडल्स हैं, प्रोफाइल हैं, उन पर डला था। वे कह रहे हैं ना दारू बांटो। हम कह रहे यार राहुल, बिना दारू के भी चुनाव होते का? तुम करवा का रहे बताओ? खूब लोग आगे पीछे हो रहे। तो ये पूरा हम सुना सकते हैं अगर आप कहें तो, पूरा जो उनका उसकी आवश्यकता नहीं बुंदेलखंडी में है कि बिना पैसा और बिना दारू के चुनाव नहीं, बिना दारू और बिना चुनाव के पैसा के चुनाव नहीं होता जी। ये इनका धारणा है इनकी, और वो धारणा को फलीभूत करते हुए वो इस वीडियो में आज दिखाई पड़े हैं, जिसकी हमने शिकायत की है। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि तमाम टीवी चैनल्स की रिपोर्ट, तमाम प्रकार का जो वीडियो में जो शब्द कहे गए हैं, जो जिस प्रकार का आचरण व्यवहार उसमें दिखाया गया, वो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने कहा कि पिछला रिकॉर्ड और वर्तमान का व्यवहार दोनों मेल खाते हैं, और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो कलेक्टर से रिपोर्ट बुलवाएंगे, पूरी तफ्तीश करेंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता को सुनिश्चित करवाएगा। अवनीश जी, देखिए, सबसे पहले शरद जी, स्पष्ट दिख रहा है, वो जो वीडियो हमने देखा स्पष्ट दिख रहा है कि वो ब्रॉच बिल्ला बांट रहे हैं। उसमें वो खुद कह भी रहे हैं कि आल पिन नहीं है, पिन नहीं है, ऐसे लगा लेना, पिन लगा लेना, स्पष्ट दिख रहा है, हम सब ने देखा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जाना चाहती है, उसका अधिकार है। ये संविधान में व्यवस्था दी गई है, किसी भी पार्टी को अगर आप शिकायत करना चाहते हैं बिल्कुल आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमने देखा नोट बांटते हुए, हमने तो 5 अक्टूबर 2020 को बिसाऊ लाल सिंह को देखा, जो उस समय बाकायदा मंत्री थे शिवराज सरकार में, जो पैसे बांट रहे थे, हमने उनको देखा। हमने कैलाश विजयवर्गीय जी को मऊ में पैसे बांटते देखा जब बाकायदा वो चुनाव लड़ रहे थे। हमने विजय शाह को पैसे बांटते देखा। और तो मैं कितने नाम लूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर नाम लूंगा शरद जी, तो अपने को समय कम पड़ जाएगा। लेकिन भाई, ये एक्चुअल में जो आदरणीय रजनीश भाई ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा है कि बिना नोट और दारू के भी किसे कह रहे थे राहुल, हम भी वहीं के हैं रजनीश भैया, उधर ही बुंदेलखंड के हैं, तो वो भाषा हम भी समझतेंगे। तो आप वही बात समझिए कि ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा, क्योंकि वो इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, वो इस तरह का चुनाव लड़ते हैं। हमने कईयों बार देखा कि किस तरह से आज जैसे राहुल सिंह लोधी एक शराफत का चोला ओढ़ने की बात कर रहे हैं कि पैसा, लगता है राहुल सिंह लोधी जी के दिमाग में पैसा ज्यादा भरा है, कि उनको लग रहा है पैसे से भीड़ आ रही है, पैसे से। साहब, पैसा लेकर सौदेबाजी करके तो राहुल जी आप गए हैं। इसी बंसल चैनल पर बैठकर आपने क्या कहा था कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों को शक्ल दिखानी है, कि मेरा नाम खराब ना हो, मुझे कहीं ना कहीं अपनी कहते हैं लेगेसी को उसको कैरी करना है। लेकिन क्या हुआ राहुल जी, देर से लेकिन आप भी बिके। और सबसे बड़ी बात आज जो देखा जा रहा है शरद जी, सबसे आश्चर्य की बात हम देखें, आज का जो एजेंडा है इसमें कई सारी चीजें, एक विषय हम टच कर चुके हैं और अगले विषय पर भी जैसे हम जाएंगे तो उसमें भी कई सारी ऐसी बातें हैं कि जय वीरू की जोड़ी है। शरद जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जय वीरू नहीं शरद जी, ये तो बाकायदा शोले फिल्म के ठाकुर की जोड़ी है, जिसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं और जो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ छटपटा सकता है। आज जयंत मलैया जी की स्थिति क्या हमको आपसे छुपी है? क्या गोपाल भार्गव जी चाहे जयंत मलैया, दोनों नेता अपनी आने वाली पीढ़ी का, अपने बेटों का भविष्य तराशने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन कहीं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, मैं आपकी तरफ आता हूं। तो कांग्रेस की उम्मीद की कहानी, उसी लिंक पर एक दिन पहले भी हमने ये बात की थी कि वो उसी पर टिकी है कि बीजेपी का जो तथाकथित अंतर्विरोध है, टिकट के जो दावेदार वहाँ से समझे जा रहे थे वो जो वंचित हुए हैं। दूसरा वही बिकाऊ टिकाऊ की भी बात है कि साहब ये तो इन्होंने तो धोखा दिया है, जैसा कमलनाथ जी ने भी कहा वहाँ जाकर। तो बातें वही हैं और उम्मीद भी वही है कि जैसा हमें अपेक्षा है कि लोग समझेंगे बातों को और हमारी तरफ मुड़ेंगे। आप किस तरह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? नए नैरेटिव की भी बात है कि नया कहने के लिए कांग्रेस के पास क्या है क्या नहीं है। एक ही सीट का चुनाव है, शायद कांग्रेस भी ये मान रही है कि कितना जोर लगाएं। क्या कहेंगे आप? जी सर जी, आपके बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली दमोह का जो वाइस इलेक्शन है, ये इलेक्शन उन 28 बाईपोल से हटके है, क्योंकि वो बाईपोल जो थे वो सरकार को इस्टेब्लिश करने के लिए बाईपोल थे, जबकि ये ना तो इसको कांग्रेस से कोई फर्क पड़ेगा इसके रिजल्ट से, ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा, पर ये निश्चित है कि राहुल लोधी के राजनीतिक जीवन का ये भविष्य तय करेगा। दूसरा, जयंत मलैया एक बड़ी शक्ति है जो बीजेपी की आज से नहीं, मैं शायद उनका मैं देखूं तो 1980 से वो लगातार 6वीं बार जीतते आए हैं 2013 तक।
उनके या उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। रही सही बात, इस सीट की बहुत अच्छा चीज देखने को आपने मिली हो, चूंकि आप उस बुंदेलखंड को आप ज्यादा नजदीकी से समझते हैं और जानते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि इस सीट का एक ट्रेंड है। बुंदेलखंड में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी वो होती है जहां पर जातिगत आधार पर राजनीति होती है, वोट होता है। लेकिन इस सीट से आप अगर 1951 से यहां पर आप देखें तो यहां बेस्ट, फिर कायस, इसके बाद पंजाबी और ब्राह्मण, इस प्रकार मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके बाद लास्ट में फिर जयंत मलैया जी बेस्ट आ गए और फिर लोधी पे आ गए। लेकिन ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये नहीं कह सकती कि यहाँ का वोटर किस तरह ट्रेंड करता है, कि वो इस जाति के जाते इस वोट की। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से डेमोक्रेसी के लिए बुंदेलखंड के लिए स्पेशली बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा कि वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा एग्जाम्पल है जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, जहां पर जातिगत आधार पर राजनीति किसी भी दल ने नहीं की है। चलिए जी जी, मैं आता हूँ दूसरे चरण में, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, या संक्षेप में आप कहना चाहें तो बहुत जल्दी कुछ सेकंड से खत्म कर लें अपनी बात। जी नहीं, आप अगली बार रजनी जी, एक बड़ा सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आपके यहाँ त्याग की बड़ी मजबूत परंपरा है और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है, इससे इनकार नहीं है। बड़े बड़े नेता आपके यहाँ जो हैं उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया है और पार्टी के अनुशासन को स्वीकार किया है। लेकिन आपके लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करने की 2023 के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जो नए साथी आए और अब बीजेपी का हिस्सा हैं वो अपने पीछे छोड़ गए हैं उन बीजेपी के साथियों को जिनकी ना तो अभी उम्र समाप्त हुई है और ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म हुई है। इन तमाम लोगों को 2023 में जगह मिलना आपके लिए यानी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। मुझे लगता है बीजेपी काम कर रही होगी, इस पर एक टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा आप। जी देखिए, पहले भी आपके साथ चर्चा करते हुए आपके चैनल पर मैंने कहा है कि जब ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो संबंधित पूर्व विधायक हैं या उस स्थान के नेता हैं उनसे ही पहले बातचीत हुई है। एक दूसरा, उनके नियोजन के बारे में संगठन में विमर्श हुआ है। दो, तीसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलती और ये दुस्साहस कभी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी ही है। हाँ, कई बार रणनीतिक तौर पर हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जैसे हमने पिछले 2020 में लिया, या उसके पहले एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था जब हमने जनसंघ को ही जनता पार्टी में मिला दिया था, पार्टी द्रोहित कर दी थी। उसके बाद में हमने दूसरा निर्णय लिया था कि हमने सरकार से बाहर हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था केवल दोहरी सदस्यता के मामले में, संघ से संबंध के मामले में। तो ये सबसे बड़ा देश, उससे बड़ा दल और उससे बड़ा स्वयं। और माननीय मलैया जी के संदर्भ में जब ये बात उठती है तो मलैया जी ने ये प्रेरणा दिखाई है, जताई है, बताई है उस दमोह के इलाके में, क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में उदाहरण दिया। एक भी कटु वचन नेतृत्व के बारे में या संगठन के बारे में आदरणीय जयंत मलैया जी के मुख से नहीं निकला। आज भी वो लगातार बैठकों में जा रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में अगर सभाएं होती हैं तो वहां संबोधन कर रहे हैं और बिल्कुल किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में ना पड़े इसको लेकर आगाह भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जो 2023 की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा उसके पहले ही विमर्श हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पूर्व योजना और पूर्ण योजना के साथ चलने वाली पार्टी है। राजनीतिक जब समीकरण कोई कारण अलग से बनते हैं तात्कालिक तौर पर तो बात अलग है, लेकिन एक लंबी योजना के साथ में आगे बढ़ने का काम किया है। जी बुंदेला साहब। देखिए शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती बार बार कि हम संगठन आधारित पार्टी अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं, ये सरासर निराधार है, झूठ है। भारतीय जनता पार्टी में मैं कहना चाहूंगा एक जयंत मलैया जी फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड है। मध्य प्रदेश की बात करें, उमा भारती जी की बात करें, जो 2003 में जो सरकार लेकर आई थी, आज वो कहाँ है? आज वो शराबबंदी के नाम पर अपनी राजनीतिक खोई हुई राजनीतिक जमीन तराशने का काम कर रही है मध्य प्रदेश में शरद जी। और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह कई नेता हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो शरद जी वो पार्टी है, मतलब जो उसके फाउंडर मेंबर हैं शरद जी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ट्रेंड चल गया है, कोई कहता मैं कोबरा हूं, कोई कहता मैं टाइगर जिंदा हूं, मतलब बहुत तुलना करते। मैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना करना चाहूंगा एक बिच्छू से, कि जिस तरह से एक बिच्छू जब जन्म लेता है तो बकायदा अपनी मां के पेट को फाड़ कर निकलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है कि आज दमोह में वही हुआ है
कि जयंत मलैया जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पोषित किया, पाला पोसा, आज एक स्तर तक पहुंचाया, आज आपने जयंत मलैया जी की तिलांजलि देकर वहां किसको, राहुल सिंह लोधी को। मैं कहता हूं राहुल सिंह लोधी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते जिन्होंने बकायदा दरी चद्दर बिछाई होती, अगर आप उनको टिकट दे तो मैं समझ सकता था कि आप नए नेतृत्व को पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी पार्टी, अगर आपको नए नेतृत्व को देना था तो जयंत मलैया जी के बेटे भी हैं और भी कई योग्य प्रत्याशी हैं आपके यहाँ, लेकिन आपने बकायदा किसको टिकट दिया, आपने दिया एक बाहरी कैंडिडेट को। इससे साफ जाहिर होता शरद जी कहां है कैडर, कहां है संगठन। अगर संगठन और कैडर होता, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी जीत रही है शरद जी। देखिए इन तमाम आपके मैं नहीं कहता, ये आप जो बातें कह रहे हैं ये आपका अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बोलिए जी। देखिए, जयंत मलैया जी का जो राजनीतिक व्यवहार इस निर्णय के बाद रहा है, इस निर्णय में सम्मिलित होकर रहा है, कांग्रेस इसको समझ नहीं सकती। और कांग्रेस जिस दिन इस भाव को समझ लेगी जो जयंत मलैया जी का निर्णय के समय सम्मिलित होकर था, सहमति का था, और बाद में अभी चुनाव के समय है, तो मुझे लगता है कांग्रेस फिर से देश में जिंदा हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर यह भाव नहीं कि मैंने कहा ना कि स्वयं से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। अगर दल ने निर्णय लिया है तो हम उस निर्णय के साथ में हैं, और उस निर्णय के लिए हमारा जो भी भूमिका बन सकती है, योगदान बन सकता है, वो हम करने के लिए मैदान में हैं। ये भाव कांग्रेस नहीं समझ सकती। देखिए ये फिर वही बात है, ये सिर्फ फिलॉसफी है कि दल से बड़ा देश कहां है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नहीं कहा था मोदी सरकार के समय की अघोषित इमरजेंसी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ये कौन सा ट्रेंड है आपके यहाँ। हम तो कहते चलिए आप चुनाव जीतिए, शरद जी चुनाव तो हिटलर भी जीता था, चुनाव तो कई सारे लोग, उससे चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। चुनाव जीतने से आप आकलन मत करिए। आप देखें बकायदा जब जिन ने डेमोक्रेसी को कुचला है, जिनने वो चुनाव जीतते रहे हैं, बकायदा आप देखें चुने हुए आप प्रतिनिधियों को आप किसी भी तरह से, आप मुझे बताएं पिछले अगर आप 5 साल 7 साल की बात करें सर जी 188, लेकिन यहाँ जनता को कुचलने की बात तो है नहीं बुंदेला साहब। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने आंतरिक संघर्ष में कहीं अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रही है, तो वो एक आपका आरोप अपनी जगह है, लेकिन जनता तो अपनी मर्जी से ही मतदान करती है, वोट करती है। चुनाव जीतने के लिए तो उनके पास कई संसाधन हैं। खुद इनकी मंत्री कह चुकी हैं इमरती देवी की 8 सीटें तो हमको कलेक्टर जितवा देंगे, ईवीएम से हैं, प्रशासन है, कई लेकिन छत्तीसगढ़ में आप प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। देखिए शरद जी मैं आज भी कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा नहीं है भैया, बहुत बड़ा। अरे सुन लीजिए रजनीश भाई, सुन लीजिए, आप अपनी बात देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ईवीएम का ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा गेम है। इसको जिस दिन जनता समझ जाएगी शरद जी, और ये पूरी तरह से सने धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करने की कवायद है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है निश्चित तौर पे। आप देखें ना बंगाल में कोरोना होता नहीं शरद जी, दमोह में कोरोना की चर्चा नहीं, लेकिन और सब जगह कोरोना की चर्चा। ये देखिए मैं बता रहा हूँ सब कुछ इनके हाथ में शरद जी। अभी 5 मिनट पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था इसी चैनल पर, सब कुछ इनके हाथ में है। तो ये लेकिन मुझे लग रहा है बुंदेला जी कि आप अभी भी मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप अभी भी तने की और पत्तियों की और पेड़ की प्रकृति की बात कर रहे हैं। मैं बकायदा में आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए कोई भी जीवन की लड़ाई हो, संगठन की लड़ाई हो, पार्टी की लड़ाई हो, वो इससे नहीं जीती जाती कि सामने वाली टीम कितनी मजबूत है, वो किस बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग कितनी अद्भुत है, उन्होंने अमेरिका में प्रशिक्षण लिया है या दुनिया की कॉस्मॉस की श्रेष्ठ कोचेस को लेकर आए हैं। इससे मैच नहीं जीते जाते, मैच अपनी स्ट्रेंथ पर जीते जाते हैं। सर मैं लौटूं, अब मेरे पास समय नहीं इस पर। आपने अपनी बात कही 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में जो टीम जीती थी किसी ने दांव नहीं लगाया था सर। तो मनोबल सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, क्या कांग्रेस की रणनीति में ये एक आपको लगता है कि एक ये ताकत उसको पैदा करनी होगी कि आप आरोप प्रत्यारोप के लिए हमले करिए, और ये आपका अधिकार है विपक्ष के नाते और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं राजनीति में उन घटनाक्रमों को लेकर खूब कहा और सुना जा सकता है, लेकिन आप अपनी ताकत को अंदर अंदर मजबूत करें। आपका बूथ लेवल का मैनेजमेंट मजबूत हो, आपके सारे बड़े नेता एकजुट होकर, क्योंकि क्षत्रपों की पार्टी कांग्रेस है, तमाम बड़ी बातें हैं। किस तरह देखते हैं? आपने बुंदेला जी की बात को सुनी और कमोबेश यही स्वर कांग्रेस के बड़े और युवा नेताओं का है। जी जी शरद जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं कांग्रेस और बीजेपी की बात सुनी। एक बात तो है, देखो जो अच्छी बात है वो कह देना चाहिए। कांग्रेस को डिसिप्लिन लाने की बहुत आवश्यकता है। आपने इन 28 जो बाईपोस्ट हुए, इन बाईपोस्ट में आपने चीज बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई है, अगर उससे कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए
कि कितने बीजेपी की सीनियर लीडरशिप का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा। लेकिन आपने भली थोड़ी सी चिंगारी तो लगी, लेकिन सामने बहुत बड़ा विरोध नहीं आया, जबकि कांग्रेस के लिए वो चुनाव लड़ने और मरने के लिए चुनाव थे। इसके बावजूद भी महेंद्र जैसे लीडर ने टिकट नहीं मिलने के कारण भांडेर से दूसरी पार्टी से आ कहीं ना कहीं ये चीज कांग्रेस को अंदर से सुधारने की आवश्यकता है। और ऐसे जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, भाजपा में भले ही रजनीश जी ने कहा कि एक प्रयोग के तौर पर एक राजनीतिक आपातकाल मान लें उसको 2020 में, कि वो परिस्थितियां कुछ ऐसी आई, ऐसे राजनीतिक समीकरण बने कि जिनके कारण उनको अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे थोड़ा सा भटकना पड़ा। लेकिन भटकने के बावजूद ही उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की, उस चीज को कांग्रेस को सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने क्या किया कि कोई भी लीडर उनका, बड़े बड़े लीडर की सीट गई, लेकिन कहीं आपने विरोध देखने को नहीं मिला। ये चीज कांग्रेस को आज आवश्यकता है। अगर इस चीज को आगे कांग्रेस लाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस कल का भविष्य है मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने आप में चेंजेस लाने होंगे और पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे, अपने आप को मेंटेन करना होगा। दूसरी बात, बीजेपी की एक बहुत अच्छी चीज है, उस चीज को भी मैं बता रहा हूँ कि संक्षेप में सर, वक्त कम है मेरे पास। जी, नई पीढ़ी को आगे लाते हैं जी। कांग्रेस के अंदर वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। नई पीढ़ी को लाने की इस समय कांग्रेस की भी बहुत आवश्यकता है, तभी बीजेपी जैसी स्ट्रांग पार्टी के लिए वो फेस कर सकते हैं। बताइए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी चीज़ जो कांग्रेस को आवश्यकता है, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, जो इंदिरा गांधी की तरफ ही फिर मुड़ने के लिए हमको विवश करता है। मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया और विद्याचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, तमाम बड़े नेता होते थे, लेकिन खटपट की आवाज़ें कभी उभरकर पार्टी के लिए चुनौती नहीं बनती थी। और जो काम बीजेपी में अभी उत्तराखंड में हमने देखा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को बदल दिया गया जिस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था और एक स्वर नहीं उठा। ठीक है, जो दूसरे आए हैं उनके कुछ बयानों को लेकर बातें उठी हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इन चीज़ों को करती है, ये कांग्रेस में नई चीज़ नहीं है। 135 साल पुरानी कांग्रेस में मुख्यमंत्री ऐसे ही बदले जाते थे और एक आवाज़ नहीं उठती थी। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा अर्जुन सिंह जी को रातों रात अचानक पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता है और शायद वोरा जी को कमान मिलती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होती कि साहब मैं नहीं जाऊंगा। 10 विधायक इस्तीफा नहीं पटकते हैं, 25 विधायक, 320 सदस्यीय विधानसभा है। तो सीखना तो पड़ेगा सर। आप अपने एक युवा और एक वरिष्ठ नेता के बीच का विवाद नहीं सुलझा पाते हैं और उसकी परिणति सत्ता गंवाने से होती है। सोचना तो पड़ेगा, ये बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद रजनीश जी और धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।